हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ की जो बुक है बिहाइव उसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो क्लास नाइन्थ की बुक है बिहाइव उसका पहला पोएम है द रूड नॉट टेकन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर पोएम है और इसके राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम की शुरुआत करने से पहले इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हम लोग पहले वो देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे कि वास्तव में ये पोएम कह क्या रहा है और इसका वास्तव में मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन और यहाँ पे ये पोएम का नाम लिखा हुआ है द रोड नॉट टेकन। यहाँ द रोड नॉट टेकन का मतलब है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि वो रास्ता जो हमने नहीं चुना, मतलब हमें चुनना चाहिए था लेकिन हमने नहीं चुना। अब ऐसा क्या होता है कि जीवन में हम अगर कोई रूट वगैरह चुनना चाह रहे हैं, रूट का यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग है, मतलब जो चॉइस हम अपने जीवन में लेते हैं और तो ये सोचते हैं कि वो रोड सही ही है, मतलब अपने हिसाब से सब आदमी सही डिसीजन लेता है। लेकिन अगर वो केयरफुली अगर हम ना लें तो वो फिर आगे चल कर के दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो उसी चीज़ पर ये पूरा का पूरा पोएम है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हम लोग वो देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे इसके फर्स्ट स्ट्रेंजा। यहाँ लिखा हुआ है कि दिस पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ एंड द चॉइसेस दैट शेप आवर फ्यूचर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पोएम जो है ना ये किस चीज़ के बारे में है, तो मेकिंग चॉइसेस, यानी कि हम जो चॉइस अपने जीवन में लेते हैं, यानी कि अगर हमें 10th के बाद कुछ नया करना हो, 12th के बाद करना हो, क्या करना हो, मतलब ऐसा क्या करें कि हमारा लाइफ जो है वो सेटल हो जाए, तो इसके लिए हमें करेक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उसी चीज़ के बारे में ये पोएम है। एंड द चॉइसेस दैट शेप आवर फ्यूचर, और वो चॉइसेस, वो डिसीजंस जो हमारे फ्यूचर को शेप करती है, मतलब हमारे फ्यूचर को एक विशेष आकार देती है, उसी चीज़ के बारे में ये पूरा का पूरा पोएम है। व्हेन वी मेक चॉइसेस देयर मे बी मेनी अल्टरनेटिव्स बट वी हैव टू सेलेक्ट वन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम चॉइस लेते हैं, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स यानी कि विकल्प हमारे साथ हो सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स हो सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट वी हैव टू सेलेक्ट वन। लेकिन उन सारे ऑप्शंस में से, उन सारे अल्टरनेटिव्स में से हमें एक ही चुनना पड़ता है। वंस वी टेक डिसीजंस, एक बार हमने जो डिसीजन ले लिया, वी कॉन्ट अंडू देम, तो फिर हम उस पर दोबारा नहीं जा सकते, मतलब उस चीज़ को हम लोग रिट्राइव नहीं कर सकते। वी कैन ओनली रिग्रेट देम, मतलब फिर हम सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं कि काश हमने वो डिसीजन ले लिया होता तो सही रहता। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू चूज़ द राइट पैथ वेरी केयरफुली। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग राइट पैथ को चुनें, मतलब जो नेसेसरी रास्ता है उसको चुनते समय बड़ी सावधानी बरतें, उसको केयरफुली चूज़ करें ताकि फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो। ए सिंगल रॉन्ग डिसीजन कैन स्पॉइल वंस लाइफ, यानी कि एक गलत डिसीजन जो है ये पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट स्ट्रेंजा पे। यहाँ पे लिखा है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन दी अंडरग्रोथ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वर्ड बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्ज्ड, और डाइवर्ज का मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया है सेपरेटेड इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी अलग अलग डायरेक्शंस में सेपरेट हो जाना, अलग अलग डायरेक्शंस में रास्ता का विभक्त हो जाना। अगला वर्ड है येलो वुड, और येलो वुड का मतलब होता है हियर, मतलब यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, इट सजेस्ट द ऑटम सीजन, यानी ये ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट वर्ड है इस स्ट्रिंजा का अंडरग्रोथ, और अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बशेज, यानी कि प्लांट्स और जो झाड़ियाँ हैं, जो बशेज हैं, उसके जो डेंस ग्रोथ हैं उस चीज़ को यहाँ पे अंडरग्रोथ कहा गया है। तो आइए फर्स्ट स्ट्रेंजा का मीनिंग देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बता रहे हैं टू टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यानी कि दो रास्ते जो है वो विभक्त हो रहे हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है ऑटम सीज़न की, यानी कि ऑटम सीज़न का वक्त है और दो जो सड़कें हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है। वुड का यहाँ मतलब जंगल, यानी कि उसके रास्ते ऐसे हैं कि वो दो अलग अलग विभक्त हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और यहाँ पे पोइट जो है वो सॉरी कह रहे हैं हम लोगों को कि चूंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ इसीलिए मैं दोनों रास्तों पे ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और वो चूंकि एक ही ट्रैवलर है इसीलिए वहाँ खड़े होकर के वो सोचते रहे कि उनको कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वहाँ खड़े होकर उस मोड़ पे खड़े होकर के वो देखते रहे
वो तब तक देखते रहे जब तक उन्हें कंफर्म न हो जाए कि ये रास्ता मुझे पकड़ना है या फिर नहीं पकड़ना है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और तब वहाँ तक देखते रहे जहाँ तक वो रास्ता दिखना बंद नहीं हो गया, यानी कि जहाँ से डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ब्रशेस की शुरुआत नहीं हो गई, वो वहाँ तक देखते रहे। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the scene। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं फिर से। फेयर का मतलब ब्यूटीफुल या फिर गुड, बेटर क्लेम का मतलब होता है बेटर ऑप्शन, ग्रासी का यहाँ मतलब है कवर्ड विद ग्रास, टोटली अनयूज्ड, और वांटेड वियर का मतलब है हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ हो। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि उन्होंने फिर दूसरा रास्ता पकड़ा, जस्ट एज फेयर, मतलब वो देखने में बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसा पहला लग रहा था, तो उनको बेटर ऑप्शन दिखाई दे रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और पोइट कह रहे हैं कि शायद उस पर अच्छे जो क्लेम है वो हो सकते थे, अच्छे ऑप्शन हो सकते थे, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये ग्रेसी था एंड वॉन्टेड वेयर, मतलब इन पर बहुत आदमी लोग नहीं चले हुए थे, मतलब ये यूज़ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे पोइट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जो रास्ता वो ले रहे हैं वो अनयूज्ड है, और उस पर वो चलेंगे तो फिर बहुत अच्छा से उनका जो फ्यूचर है वो सेटल हो जाएगा। हालांकि ये एक लिटरल मीनिंग है, इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि हम अगर अपने जीवन में दो रास्ते लेते हैं तो दोनों पे चैलेंजेस सेम होते हैं, लेकिन ये बात पोइट को बाद में पता चलती है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सीन। अब पोइट कह रहे हैं कि जब वो उस रास्ते से पास कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो एक रास्ता पकड़ लिया था, तो वो कह रहे हैं कि दोनों रास्ता जो है वो सेम ही था। शुरुआत में लग रहा था कि उस पर बेटर क्लेम होंगे, चैलेंजेस कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, दोनों रास्ते एक जैसे ही थे। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि both that morning, यानी कि जो सुबह सुबह की बात पोइट बता रहे हैं, इक्वली ले का मतलब है कि सुबह सुबह जब पोइट जा रहे थे तो दोनों रास्ते पे, इक्वली ले का यहाँ मतलब क्या, वर्ड इक्वली कवर्ड, यानी कि दोनों रास्ते पे जो है, मतलब वो जो घास फूस या फिर पत्ते सूखे थे वो बराबर बराबर दोनों के ऊपर गिरे हुए थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड टर्न ब्लैक, यहाँ टर्न ब्लैक का मतलब होता है टर्न द पैथ ब्लैक बाय क्रशिंग द लीव्स, यानी कि जब हम लोग उस सूखे पत्ते पे चलते हैं तो क्या होता है कि वो क्रश हो जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि उन पे कोई नहीं चले थे, बिल्कुल जब वो स्टार्ट किए थे तो उस समय किसी के पैर के निशान नहीं थे, वो बिल्कुल फ्रेश था। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब पोइट कह रहे हैं कि मैंने इस रास्ते को अनदर डे यानी कि दूसरे दिन के लिए रख दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू, यानी कि ये जान रहे हैं कि ये जो रास्ता है वो किधर जाएगा, मतलब ये जान रहे हैं कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे का मतलब हो गया कि एक रास्ता दूसरे रास्ता को मिलता है, यानी कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि एक रास्ता फिर दूसरे रास्ता मिल जाता है, दूसरा तीसरे रास्ता मिल जाता है, ये बात पोइट को पता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, पोइट कह रहे हैं कि मुझे संदेह है कि मैं दोबारा फिर वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। यहाँ चौथा स्टेंज है, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। अब यहाँ पे जो पोइट है वो कह रहे हैं कि मैं, एजेस एंड एजेस का मतलब इन फ्यूचर, यानी कि बहुत समय बाद, और शाई का यहाँ मतलब क्या लिखा हुआ है, डीप ब्रेथ, यानी कि गहरी सांस लेना, और हैंस का मतलब होता है इन फ्यूचर, यानी वो आने वाले समय में। तो यहाँ पे जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को आने वाले समय में गहरी सांस के साथ कहूँगा कि कभी बहुत पहले की बात है, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, दो रास्ते जो हैं वो जंगल की तरफ जा रहे थे, और मैंने, फिर से वो रिपीट कर रहे हैं, मैंने टुक दी वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता पकड़ा जिस पर बहुत कम आदमी चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से मेरे जीवन में जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी डिफरेंसेस आए वो उसी की वजह से आए। यहाँ पे पोइट हमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई भी डिसीजन ले अपने जीवन में तो हमें श्योर हो जाना चाहिए कि वो हमारे लिए सही है या फिर नहीं है। तो ये छोटा सा पोएम हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगला यहाँ पे राइम स्कीम वाला सेक्शन है, ये इसको पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं, यानी कि इस पोएम में जो पोइटिक डिवाइसेस का पोइट ने इस्तेमाल किया है। पहला पोइटिक डिवाइस है राइम स्कीम, और राइम स्कीम का यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, द राइमिंग पैटर्न दैट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द लाइन्स ऑफ पोइट्री, यानी कि लास्ट में जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है
तो इसमें जो साउंड क्रिएट होगा अंत में, तो उसको हम ए बी में लिखेंगे। तो उस चीज़ को ये ABCD है, जिस तरह का हम अगर ऑबो भी यूज़ करते हैं बहुत आदमी, तो उसी चीज़ को राइम स्कीम कहा जाता है। यहाँ देखेंगे वुड, स्टूड, कुड, फिर यहाँ बॉथ, अंडर ग्रोथ, तो वुड को हमने यहाँ ए मान लिया है, तो वुड, स्टूड, फिर देखिए यहाँ ए, फिर यहाँ पे स्टूड, तो फिर हो गया कुड, तो वुड, स्टूड, कुड, ये ए और बॉथ, अंडर ग्रोथ। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा जो इस पहले स्ट्रेंजा का जो राइम स्कीम है क्या है, तो आप इजीली कहेंगे ए बी। दूसरा पॉजिटिव डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव लाइन्स, यानी कि जो कंसेक्यूटिव लाइन्स है उसकी शुरुआत में जो सेम वर्ड्स रिपीट करते हैं उसी को एनाफोरा कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड के नीचे अंडरलाइन है, फिर यहाँ एंड के नीचे है, फिर एंड के नीचे, तो ये तीनों वर्ड एक ही हैं और एक कंसेक्यूटिव लाइन्स में रिपीट हो रहे हैं, इसी को एनाफोरा कहा जाएगा। अगली पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है, द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, जो बहुत ही क्लोज हो और उनके साउंड आपस में मैच करें। यहाँ पे देखिए पहले ये स्ट्रेंजा नंबर 2 में ये जो फ्रेज है लिखा हुआ है वांटेड वियर, तो ये एलिट्रेशन है, यहाँ पे व और व साउंड रिपीट हो रहा है। दूसरा है दो एज फॉर दैट, यहाँ पे देखेंगे द और द साउंड रिपीट कर रहा है, ये भी स्ट्रेंजा 2 में है। तीसरा यहाँ पे है फर्स्ट फॉर, यानी फ और फ साउंड रिपीट कर रहा है, तो ये स्ट्रेंजा 3 में है। तो ये एलिट्रेशन था। अगला है सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म की यहाँ फिर से मैंने डेफिनेशन लिख दी है, द यूज ऑफ सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट थिंग्स स्पेशली इन आर्ट एंड लिटरेचर। इनकी लिटरेचर या फिर आर्ट में जब हम सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई अलग मीनिंग देना चाहते हैं उस वर्ड का इस्तेमाल करके, उसको सिम्बॉलिज्म कहते हैं। इन दिस पोएम टू रूट्स सिम्बलाइजेस टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ। इस चैप्टर में जो टू रूट्स हैं उसका मतलब टू रूट्स नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो हमारे दो चॉइसेस, यानी कि जीवन में जो हम कभी चॉइसेस लेंगे उस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए टू रूट्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड सिम्बॉलिज्म है। अगली पॉजिटिव डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी के बारे में यहाँ लिखा है कि लैंग्वेज दैट प्रोड्यूसेस पिक्चर्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल बाय रीडिंग और लिसनिंग, यानी कि इमेजरी में जब पोइट किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक इमेज फॉर्म होती है। अब जरा इसको पढ़ के देखते हैं, टू रूट्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। इसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में दो रास्ते बन जाते हैं कि दो रूट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जंगल में जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो इसी चीज़ को यहाँ पे इमेजरी कहा गया है। तो ये था आज का पोएम। I hope you might have understood this beautiful poem very well. Thank you very much.